एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पर जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हमारा मेजर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए एक तरीके से गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कौन कौन सी स्कीम चलाई थी ताकि एनपीए से जो है एक तरीके से बचा जा सके। मेजर क्या है? कंट्रोल करना एनपीए को मेनली, ठीक है। इसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे। यहाँ पर मेरा मेन टॉपिक वो है। चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। हम सभी को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं। अगर कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इंस्टॉलमेंट आपकी ओवरड्यू होती है, पीरियड ऑफ मोर देन एक तरीके से कितना 90 डेज, ठीक है ना। अगर 90 दिनों तक कोई भी 90 दिनों या उससे ज़्यादा कोई भी अगर जो है आपका पेमेंट या पीरियड जो है वो आपका कोई भी जो इंस्टॉलमेंट या कोई भी इंटरेस्ट अगर आपकी ओवरड्यू होती है तो आपकी क्या कहलाती है? आपकी एनपीए कहलाती है। कितना? मोर देन 90 डेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है एनपीएस को। सबसे पहला होती है सबस्टैंडर्ड एसेट्स, देन आती है डाउटफुल एसेट्स, फिर आती है आपकी लॉस एसेट्स, ठीक है। अगर कोई भी एनपीए आपकी अप टू 12 मंथ है, ठीक है, अप टू 12 मंथ इक्वल टू 12 मंथ होती है या लेस देन 12 मंथ होती है, तो आपकी कहाँ आती है? वो आती है आपकी सबस्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर। अगर एनपीए लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ है तो आपकी सबस्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर आएंगी। लेकिन वहीं पर अगर एनपीए आपकी 12 मंथ से ज़्यादा, लेकिन कब तक? मेनली अप टू 3 ईयर्स, मतलब कि 36 मंथ तक की अगर आपकी एनपीए होती है तो आपकी किसके अंदर आती हैं? डाउटफुल एसेट्स के अंदर आती हैं। लेकिन वहीं पर अगर 36 मंथ या मोर देन 3 ईयर अगर आपकी हो जाती हैं एसेट्स, या आपको लगता है कि पैसा वापस नहीं आने वाला, तो आपके किसके अंदर आ जाता है? लॉस एसेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर हम बात करते हैं कि मेनली अब हम बात करेंगे कि मेजर कौन कौन से हैं, या एक तरीके से कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई थी या कौन कौन से मेजर किए गए थे एनपीए को रिकवर करने के लिए। सबसे पहला है आपका 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल? 1993 में क्या हुआ था? 1993 में एक तरीके से एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आरडीडीबीएफआई, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। इसको पास किया गया था, जिसको ये इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था डेट की रिकवरी करना। तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम क्या था? डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था डेट की रिकवरी करना और बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना उनकी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं ना, क्लेम कितने तक आप क्लेम कर सकते हो डीआरटी के अंदर, तो पहले था 10 लाख तक या फिर 10 लाख से इक्वल अप टू 10 लाख, ठीक है। आप क्या करते थे? आप क्लेम कर सकते थे डीआरटी के अंदर। लेकिन अब अगर आपकी एनपीए कितनी हो जाती है? 20 लाख तक की होती हैं, तो आप किसके अंदर जाएंगे? तो आप डीआरटी के अंदर जाएंगे। अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है 2018 के अंदर। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट मेजर क्या है। नेक्स्ट मेजर है आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो क्या है? ये एक तरीके की ब्यूरो है जो कि 2000 में आई थी, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो क्या है? एक तरीके से सिबिल, जिसको हम बोलते हैं, एक ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड कंपनी है जो क्या करती है? जो मेंटेन करती है, ये ब्यूरो क्या करती है? मेंटेन करती है रिकॉर्ड्स किसके? पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पिछले सालों में या पास्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रेडिट हिस्ट्री, किन किन लोगों ने लोन लिया, किन किन लोगों ने लोन पे किया, किन किन लोगों ने एक तरीके से लोन के लिए अप्लाई किया, उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी क्रेडिट हिस्ट्री किसके पास होती है? वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पास होती है। तो मेनली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी ब्यूरो जो पास्ट ट्रांजेक्शन्स का सारा रिकॉर्ड अपने पास रखती है, ठीक है। इसको ये आई कब थी? ये आई थी आपकी 2000 के अंदर। और सीआईसी, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इसको इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जो है वो सेटअप किया गया था। क्लियर गाइज? उसके बाद हमारी थर्ड आई, क्या थर्ड थी हमारी? थर्ड मेजर है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2021। देखिए, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से आपकी जो लोन पेमेंट है ना, लोन की जो आपकी अमाउंट है, जो आपका डेट है, ठीक है, उसकी जो पेमेंट, उसकी जो अमाउंट है, उसके अमाउंट को कम कर दिया जाता है, आपके इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, और आपकी एक तरीके से टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है सामने वाला बंदा जो है वो पैसा नहीं देने वाला है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई 20% ना सही, कम से कम 10% तो हमारे हाथ में आए। तो हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि कुछ तो हमारे हाथ में आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए सिंपल सा हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले तो हम लोअर कर देते हैं अमाउंट पेबल ऑफ टुवर्ड द डेट, ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसके टेन्योर को बढ़ा देते हैं कि भाई ठीक है, तू 2 साल में नहीं, सॉरी, तू 2 महीने में नहीं, तू हमें 3 महीने में दे दियो, लेकिन तू हमें दे दियो। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है किसी तरह से ओवर ड्यूज को पे कराना, एक तरीके से पेमेंट किसी तरीके से निकालना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक तरीके से जो कंपनी होती है ना, वो नेगोशिएटर के रूप में काम करती है, ठीक है। नेगोशिएटर के रूप में काम करती है लेंडर और क्रेडिटर्स के साथ, ठीक है, ताकि क्या हो सके? ताकि बर्डन जो है ना वो कम किया जा सके और बैंकरप्सी से बचा जा सके। मेन काम यहाँ पर क्या होता है? मेन काम होता है कि भैया बैंकरप्सी से बचा जाए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो हो इसीलिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ओटीएस। ओटीएस क्या है? वन टाइम सेटलमेंट आप बोल सकते हो इसको, या हम बोल सकते हैं इसको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। देखिए क्या होता है, बैंक है मान लीजिए, ठीक है, और एक आपका बोरोवर है, ठीक है, दोनों के बीच में ना एक सेटलमेंट होती है।
इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। यहाँ क्या है, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, ठीक है। बैंक है, ठीक है, बैंक का ब्याज बन रहा है मान लीजिए 7 लाख रुपए का, ठीक है। बैंक का ब्याज कितने का बन रहा है? 7 लाख रुपए का। बैंक कह रहा है कि तुम मुझे 31 तक ये चीज़, ये 7 लाख रुपए जो है दे दियो, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो बोरोवर है ना आपका, जिसने आपसे लोन लिया था, वो क्या करेगा? वो एक सेटलमेंट करेगा। वो कहेगा आप मुझसे 7 लाख ना लो, आप मुझसे ना 5 लाख ले लो, लेकिन ले लो बेशक 20 को। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेटलमेंट हुई है। किसके साथ? बैंक और बोरोवर के बीच में एक सेटलमेंट हुई है, जिसमें बोरोवर क्या करता है, बोरोवर ना पूरी की पूरी ऑल ड्यूज एक साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कहता है, लेकिन कहता है बैंक से कि एग्री कर जाता है कि अमाउंट कम कर दिया जाए, ठीक है। जो जितना ओरिजिनली जितना ड्यू एक तरीके से बन रहा था ना, उससे कम अमाउंट कर दो, और आपको एक कम पेमेंट के एक, लेकिन वो आपको जो है वो एक जो ड्यू आपको देगा वो एक साथ दे देगा, और आपको एक तरीके से टाइम से पहले दे देगा। तो ये है एक तरीके से वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बनता है? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आता है लोक अदालतें। देखिए लोक अदालत का सिंपल सा मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं लोक अदालतें क्या है। एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट की तरफ से एक फंडेड की जाने वाली डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो क्या करती है, एक तरीके से जो भी केस पेंडिंग होते हैं ना, लोक अदालत का सिंपल सा मतलब क्या है, कोई भी केस अगर मेरा पेंडिंग है, वो केस कहाँ भेज दिया जाता है? लोक अदालत के पास भेज दिया जाता है, जिसको एक स्टेटचुरी जो है स्टेटस मिला हुआ है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर, ठीक है। कोई भी अगर मेरा केस पेंडिंग है, मैं क्या करूँगी, मैं उसे लोक अदालत के पास भेज दूंगी। लोक अदालत क्या करेगी? एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करेगी? एक फैसला करेगी, और जो वो फैसला करेगी ना, वो जितनी पार्टीज है ना उन सभी पर एक तरीके से बाइंडिंग के रूप में काम करेगा। ये होती है लोक अदालतें, जो कब आई थी आपकी? 2000 के अंदर, 2001 के अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट आता है आपका सरफासी एक्ट। देखिए सरफासी एक्ट क्या कहता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं सरफेसी एक्ट को समझाऊँ ना, इस पूरे टेक्स्ट को ना पढ़ के, मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है सरफेसी एक्ट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सरफेसी एक्ट क्या है? मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, मैंने बैंक के पास रखवाई अपनी कोई सिक्योरिटी, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने सिक्योरिटी रखवा दी, ठीक है। अब बैंक को लग रहा है कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ उसके लोन की, तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने ऊपर ना किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेगा। बैंक क्या करेगा? स्क्रूटनाइज कर देगा मेरी एसेट्स को। तो सिंपल सा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको हम बोलते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के अंदर क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है किसी ना किसी तरीके से, या मैं बोल सकती हूँ फास्ट रिकवरी करना आपके डेट की, ठीक है। अगर बैंक को लग रहा है कि मेरा पैसा डूबने वाला है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेगा, ना ही कोई बर्डन लेगा अपने ऊपर। क्या करेगा? मैंने जो सिक्योरिटीज़ को दे रखी है, मेरी उस सिक्योरिटीज़ को बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेगा। ये होता है एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स, या हम बोल सकते हैं सरफेसी एक्ट 2002। मेन पर्पस ये है इसका। मेन पर्पस क्या दे रखा है? स्पीडी रिकवरी करना डिफॉल्टर लॉन्स की, रिड्यूस कर देना स्ट्रेस को। मेन काम है, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा। बैंक, मान लीजिए मैं बैंक हूँ, मैंने आपको पैसा दिया है, मैं किसी तरह का अपने ऊपर एनपीए का किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लूंगा। मैं क्या करूँगी? मैं सिंपल आपसे आपकी जो मेरे पास गिरवी रखी हुई हैं जो सिक्योरिटीज़, उनको मैं क्या कर दूंगी? सेल कर दूंगी, ठीक है, और मैं अपने बर्डन को कम कर दूंगी। ये होता है सरफेसी एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट आता है आपका एआरसी। एआरसी क्या है आपका? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि आई थी आपकी 2002 के अंदर। ये क्या है? एक तरीके से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करती है, जो बाय कर लेती है किसी बैंक के डेटर्स को, ठीक है। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक ने 4 लोगों को 1.5 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। तो एआरसी क्या करेगी? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? सारे के सारे डेटर खरीद लेगी उस बैंक के। अब एआरसी क्या करेगी? अब एआरसी का काम है कि एआरसी उनको और टाइम दे करके उनसे और ज़्यादा पैसा कमा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो बैंक के जो राइट होते हैं ना, वो सारे के सारे किसके पास चले जाते हैं? एआरसी के पास चले जाते हैं। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक तरीके से एक फैक्टर का, एक इंटरमीडिएरी का रूप में काम करती है। क्या काम करती है? ये काम तो ना याद रखिएगा, ये भी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर ही, एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। लेकिन एआरसी एक तरीके से है क्या? एआरसी आपका एनपीए के लिए ही एक मेजर के रूप में काम करती है, जो सारे क्या क्या करती है, बैंक के सारे जो डेटर्स हैं ना, उनको खरीद लेती है एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पर, ठीक है। ताकि ना तो बैंक को नुकसान हो, एक तरीके से इसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन काम होता है ना तो बैंक को किसी तरह का नुकसान हो, और ना ही जो बोरोवर है ना ही उसको किसी तरह का नुकसान हो। दोनों के बीच में एक सलाहकारी के रूप में काम करती है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये आई कब थी? ये 2002 के अंदर आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट है 525 रूल 2014। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 525 रूल क्या कहता है? क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कई बार ना, मान लीजिए कोई भी एयरलाइन की कोई भी कंपनी है, ठीक है,
किंगफिशर हो गई या फिर कोई भी कंपनी, आप एयरक्राफ्ट की या एयरलाइन की कोई भी कंपनी समझ लीजिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा इन्होंने लोन लिया बैंक से, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा ना, ये ना एक तरीके से गेस्टेशन पीरियड के अंदर काम करती हैं। अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसका नाम है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होती है, गेस्टेशन पीरियड होता है एक टाइम पीरियड जो कि 9 मंथ का 11 मंथ का होता है, ठीक है। मान लीजिए अभी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है। ये कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि मान लीजिए ये कंपनी कहती है कि मुझे लोन चाहिए 30 से 40 साल के लिए, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, बैंक तो इतनी जल्दी आसानी से मानता नहीं है कि बैंक बैंक के पास सिंपल सी बात है एक लिमिट होती है। तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि नहीं मैं आपको 12 से 15 साल के लिए लोन दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 30 से 40 साल के लिए लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ना आरबीआई ने एक रूल निकाला जिसको बोलते हैं 525 रूल। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि आपको लोन मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब भी बात आएगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की और कोर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट की, जिनको बड़ा बड़े टाइम के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए या एक तरीके से जो लार्ज इन्वेस्टमेंट करती हैं, इनको एक लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड दिया जाता है बैंक की तरफ से। कहने का मतलब क्या है कि इनको लॉन्ग टाइम के पीरियड, लॉन्ग टाइम के लिए आप क्या देते हो, आप लोन दे देते हो इनको 30 से 40 साल के लिए। इनका यहाँ पर जो बीच में रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आरबीआई। क्योंकि बैंक तो सिंपल सी बात है, बैंक क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे कि हमारे पास हम तो आपको मैक्सिमम 12 से 15 साल के लिए लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई कहती है कि नहीं, यहाँ पर एक आरबीआई ने स्कीम चलाई 525 की। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि बैंक ना प्रोवाइड कर देता है लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड, मतलब कि एक तरीके से 30 से 40 साल के लिए भी आपको लोन दे दिया जाएगा। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये इस एक तरीके से मेन मोटिव था इसका, ठीक है। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो हम बात करेंगे ना वो हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या आया था। देखिए क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया टेकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू क्रोनोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि क्रोनोलॉजी बताइए। मैंने आपको जो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है स्लाइड्स में, याद रखिएगा वो एक क्रोनोलॉजी थी। पहले डीआरटी था, फिर आपका जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो था, फिर कौन सी चीज़ थी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट था, ओटीएस था, लोक अदालत थी, सरफासी एक था। मेन मोटिव मेरा क्या था, मेन मोटिव था आपको क्रोनोलॉजी बताना और आपको ये बताना है हर एक मेजरमेंट के अंदर क्या क्या कहा गया था। आपको ये पता होना चाहिए सारे के सारे मेजर मेनली किस लिए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने के लिए था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले दे रखा है आपको ऑप्शन में दे रखा है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर दे रखा है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, देन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरफेसी एक्ट। देखिए मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या पता है मुझे ही पता है डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मेरा कब आया था, 1993 में आया था सबसे पहला। मुझे पता है, मुझे पहला वाला पता है कि क्या होगा, ठीक है। मुझे लास्ट वाला पता है कि क्या होगा, सरफेसी आपका 2002 के अंदर आया था। अगर थोड़ा सा भी अगर आप इस क्वेश्चन को एक लॉजिकली निकालें तो ये निकल जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा बहुत तो किसी को अगर ये पता होगा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल मुझे पता है पहला था, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, पहला था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा डी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये कब आई थी आपकी, ये आई थी आपकी 2000 के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है मेरा कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद है बी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, जिसको मैंने बोला था ओटीएस, ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा ई सरफेसी एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 1। आई होप गाइज आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी। सबसे पहला है आपका 1993 में जो आया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर आपका आया था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो आपकी आई 2000 के अंदर, ठीक है। फिर क्या आया आपका, फिर आया कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपका कब आया, ये भी आपका आया 2000 के अंदर, ठीक है। फिर आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो कि आपका है 2001 के अंदर, देन आपका है सरफेस एक जो आया आपका 2002 के अंदर। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और पूरा का पूरा टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।